हम रियल लाइफ में डे टू डे लाइफ में बात करते हैं कि तापमान कितना है, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो लॉस ऑफ टाइम या गेन ऑफ टाइम या कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप तापमान बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। आपको पता ना बर्फ पिघलने पर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, स्टीफन्स कांस्टेंट। सराउंडिंग का टेम्परेचर लो या बॉडी का टेम्परेचर प्लीज केल्विन में ले। तो सन से जो एनर्जी गिर रही है अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकंड में, उसी को सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। जी हां, वापस से एक नए माइंड मैप में। चैप्टर का नाम है बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सर, इस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो जी हां, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन पर, फिर हम आएंगे कैलोरीमेट्री पर, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे हीट ट्रांसफर पर। ठीक है ना? तो ये सारी चीजों के बारे में इस माइंड मैप में बात होने वाली है। अगर आपने क्लास में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लिया है तो मैं मेक श्योर करने वाला हूं कि आपका एकदम टकाटक रिवीजन हो जाए। तो देर किस बात की, देवियों सज्जनों, शुरू करते हैं इस माइंड मैप को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेम्परेचर की। ठीक है ना साहब? तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है टेम्परेचर। ठीक है? एसआई यूनिट क्या है बेटा? केल्विन है। जी गुरु जी, एसआई यूनिट हो गया बेटा यहां पे हमारे पास केल्विन। टेम्परेचर स्केल खाली केल्विन ही नहीं, अपने को सेल्सियस और फेरेनहाइट भी देखना है। तो सिंबल हो गया सेल्सियस, फेरेनहाइट और केल्विन का। अच्छा, एलएफपी और यूएफपी क्या है? लोअर, देखो ना, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? फ्रीजिंग टेम्परेचर बोल लो या फिर आप फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं काम करता हूं, इसको फ्रीजिंग पॉइंट ही बोल देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, और उसको मैं बोल दूंगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, जी सर, और ये हो गया बेटा आपका परफिक्स पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर अपन चर्चा करें जो कि अपन रियल लाइफ में, अच्छा एक बात बताओ, हम रियल लाइफ में डे टू डे लाइफ में बात करते हैं कि तापमान कितना है, कि यार तापमान तो 50 पहुंच गया, 50 डिग्री। हम 50 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहे होते हैं या 50 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन की। बेटा हम बात कर रहे होते हैं डिग्री सेल्सियस कि अब ठंड आ गई, ठंड में किसी शहर में -2, -1, -5 पहुंच गया टेम्परेचर। समझ में आ पा रही बात? तो हम डे टू डे लाइफ में जो बात करते हैं ना डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं। आप समझ पा रहे हो? ठीक है सर, ओके। तो सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करें तो यही वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट की 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये पानी का है। किसका डिस्कस करें? पानी का। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कन्वर्ट करें तो आपको पता है, तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। हाँ सर, बिल्कुल। तो केल्विन में कितना हो गया बेटा? लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन, अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन। और आपको पता होगा कि टेम्परेचर इन केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सर वो 273.15 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन उसको कितना ले लेते हैं बेटा? 273 ले लेते हैं। अच्छा, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज T बराबर 5/9 F-32। एक चीज प्लीज याद रखना, कई बच्चे ये ब्रैकेट का हिसाब किताब भूल जाते हैं और डायरेक्ट कर देते 5/9 इंटू F-32। नहीं भाई, 5/9 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। C और F के बीच में जो रिश्ता कहलाता है, यानी कि जो ग्राफ है, ये y बराबर mx प्लस c वाला ग्राफ है, लेकिन बस C यहां पे कैसा है? y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ठीक है सर, ये हो गया। अच्छा, पेपर में एक चीज और पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, किया होगा आपने क्लास में, आप मुझे कमेंट में भी बताना, अपने क्लास में भी क्या होगा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं? कमेंट में जरूर से प्लीज बताइएगा। ठीक है सर, है ना? अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है कि स्केल कोई भी हो बेटा, स्केल कोई भी हो, रीडिंग इन एनी स्केल माइनस उस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय उस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट माइनस उस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, ये जो रेशियो ये कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर, स्केल कोई भी हो। ठीक है? हाँ सर, ये हमने क्लास में किस पे सवाल भी किए हैं। सेल्सियस माइनस सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट 0, सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट माइनस सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट। उसी प्रकार से यहाँ पे केल्विन और फ़ारेनहाइट, और मान लो कोई नया स्केल आ गया एक्स स्केल, तो एक्स स्केल पे रीडिंग माइनस एक्स स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय एक्स स्केल का अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट एक्स स्केल का, ये सब बराबर होंगे। तो यार मैं हट जाता हूं साइड में,
ताकि आप पॉज करके एक बार इसको खुद से देख सकें और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है साहब, चलते हैं आगे। टेम्परेचर पे बात हुई, अब चर्चा करेंगे बेटा थर्मल एक्सपेंशन की। नाम से समझ में आ रहा है, थर्मल का मतलब है रिलेटेड टू टेम्परेचर। मैं एक बार देख लेता हूं, मैंने रिकॉर्ड का बटन दबा दिया क्या? हाँ, रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। एक बार ऐसा हुआ था, एक या दो बार शुरू में बहुत पहले, है ना, जब मैंने इसमें ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू किया था, तो कोटा स्टूडियो में एक दो बार क्या हुआ कि शायद रात का समय रहा होगा, तो मेरे को रिकॉर्डिंग करनी थी। अब भाई पूरा दिन पढ़ाने के बाद ना मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया और मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया और रिकॉर्ड का बटन दबाया नहीं था। और एक बार क्या हुआ, रिकॉर्ड का बटन दबा दिया, तो आप जो माइक देख रहे हो यहाँ पे ये नीली लाइट जल रही होगी, ये मैं इसको एक बार ऑन करना भूल गया था। तो ऐसा एक दो बार चोट हो चुकी है, तो उसके बाद फिर आदमी सतर्क हो जाता है। बोलते हैं ना, गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, हमें पता है कि यार बहुत सारी बॉडीज होती है, जैसे मेटल की मैं बात करूं, जो तापमान बढ़ाने पर, गर्मी में तापमान बढ़ाने पर फैल जाते हैं और सर्दी में तापमान घटने पर क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो रेलवे लाइंस होती है, रेलवे ट्रैक होता है, उसमें दो रेलवे लाइंस के बीच में, यानी कि दो सेक्शंस के बीच में गैप होता है। मैं ये वाले गैप की बात नहीं कर रहा, जैसे मान लो ये है, एक सेकेंड आपको मैं क्लियर ही कर देता हूं ना, मैं ये वाले गैप की बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, ये तो बीच में गैप होता है, ये तभी तो एक पहिया इस पे एक पहिया इस पे। मैं बात कर रहा हूं एक ही सेक्शन में, मतलब एक ही लाइन में दो सेक्शंस के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। क्यों होता है वो गैप, क्यों होता है वो गैप, आप मुझे बताओ बेटा। यहाँ पे हम लोहे की बात कर रहे हैं, क्यों गैप होता है, क्योंकि ये लोहा गर्मी में एक्सपेंड, खाली मैं रेलवे ट्रैक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स की। जैसे मैं बुर्ज खलीफा की भी बात करूं, तो भाई वहां पे दुबई में ना बहुत ज्यादा तापमान होता है, और स्पेशली इतनी ऊंचाई पर, इतना ऊंचा है बुर्ज खलीफा, तो उसके कई कई जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ना इंजीनियर्स ने और आर्किटेक्ट्स ने गैप रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में तापमान बढ़ेगा तो फैलेगा, और फैलने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी ना, फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, जिससे दुर्घटना घट सकती है। चाहे ये बड़ा स्काई स्क्रैपर की बात हो या रेलवे लाइन की बात हो। आप तो देख लेना, रेलवे लाइन में दो सेक्शंस के बीच में थोड़ा सा गैप आपको मिलता है, क्योंकि भारत में भी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, और वो रेल जिस मटेरियल की बनी है वो फैलेगा गर्मियों में, तो फैलने के लिए आप स्पेस नहीं दोगे ना, तो बेटा क्रैक आ जाएगा और दुर्घटना घट सकती है, जो कि बहुत ही हानिकारक हो जाएगा मामला। फिर चलिए, थर्मल एक्सपेंशन में तीन चीजों की बात करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यानी यहां पे लेंथ में लेंथ एक्सपेंड होगी, यहां पे एरिया एक्सपेंड होगा, और बेटा जी यहां पे हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन की, तो यहां पे एक टर्म आएगा अल्फा, ये क्या है मैं आपको बता दूंगा। एरियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा आएगा, और यहां आएगा बेटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में गामा। तो एल नॉट मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई, आपने कुछ तापमान इसका बढ़ा दिया या चेंज कर दिया, तो फाइनल लेंथ होगी इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। ये रिलेशन आपको याद रखना है, मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, रिलेशन आपको याद रखना है बेटा। इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज फाइनल लेंथ, ये हो गई फाइनल लेंथ। इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यहां पे आ जाएगा, मैं यहां पे अल्फा लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा अल्फा। हाँ सर, ये आ गया अल्फा, है ना, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहां पे बेटा अल्फा आ गया। ये अल्फा क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक मिनट, इसको ठीक से लिख देता हूं। फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे, एल इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट उधर जाएगा तो चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा आ जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और यहां पे आ जाएगा डेल्टा टी। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया डेल्टा टी। तो अल्फा कितना आ गया, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी। ये अल्फा की डेफिनेशन आप मान सकते हो कि अल्फा को कैसे डिफाइन किया गया है ना। अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहो तो क्या यूनिट आएगी बेटा, चेंज इन लेंथ, और लेंथ का यूनिट शहीद हो जाएगा 1 बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो आप या तो 1 बाय डिग्री सेल्सियस बोलो या 1 बाय केल्विन बोलो, मैं एक साथ लिख दूंगा अल्फा बीटा गामा की यूनिट, जो कि सेम ही होती है। शीट है, इनिशियल एरिया ए नॉट एक्सपेंड हो गया, तो फाइनल एरिया इज इक्वल्स टू इनिशियल एरिया प्लस चेंज इन एरिया। फाइनल एरिया इक्वल्स टू इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ब्रैकेट खोला,
ब्रैकेट खोला, ये अभी इस पे आएंगे, बीटा हो गया चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या हो गई, चेंज इन एरिया ओरिजिनल एरिया का यूनिट शहीद हो गया 1 बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी 1 बाय डिग्री सेल्सियस या 1 बाय केल्विन। क्या आपको पता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो एक ही होता है, मालूम है ना? हाँ सर, इनकी यूनिट लिख दूंगा। अच्छा, ये सब क्या लिखा है, ये सब क्या लिखा है, इस पे मैं आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना? इस पे अपन आएंगे बेटा। यहां पे क्या लिखा है, देखो वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, गर्म किया वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा कैसे डिफाइंड है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसका भी यूनिट क्या हो गया, ये दोनों यूनिट शहीद हो गए 1 बाय केल्विन या 1 बाय डिग्री सेल्सियस। इन सब पे लौटेंगे ताकि हम भूल ना जाए, तो मैं लिख देता हूं यहां पे अल्फा बीटा गामा, तीनों की यूनिट क्या हो गई बेटा, तीनों की यूनिट क्या हो गई बेटा, तीनों की जो यूनिट हो गई वो आप 1 बाय डिग्री सेल्सियस बोलो या 1 बाय केल्विन बोलो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है ना? हाँ सर, यूनिट मैंने बतला दी आपको, बिल्कुल साहब। और बोलते क्या क्या है ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक काम करेंगे, बहुत बढ़िया सर, काश हमारी कॉपी में भी सर ऐसे कॉपी हो जाता हमारे रजिस्टर में। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल, एरियल यानी एरिया वाला एक्सपेंशन, और ये लास्ट हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है सर, है ना? ध्यान रखेंगे इसको, यूनिट भी बतला दी मैंने, तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। अच्छा अब सुनो, अब जो बीटा है ना, बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या है, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक बॉडी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, सारे डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टी, तो बीटा इज 2 अल्फा। लेकिन एन आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए जो अलग अलग डायरेक्शंस के अल्फा होंगे आप ऐड कर देना, या तो एक्स और वाई ऐड कर देना है, वाई और जेड जो भी दे रखे हो, है ना, या एक्स और जेड जो भी दे रखे हो वो अल्फा ऐड हो जाएंगे। उसी प्रकार से आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए गामा 3 अल्फा हो गया, और जब भी मेंशन नहीं होगा पेपर में तो मैं तो आइसोट्रोपिक बॉडी मान लूंगा, और गामा क्या हो गया, तीनों डायरेक्शंस का अल्फा ऐड हो गया फॉर एन आइसोट्रोपिक बॉडी। अब सुनो, अल्फा है आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा है आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा है। फॉर सॉलिड्स अल्फा बीटा गामा का रेशियो गया 1:2:3, ये तो रेशियो हुआ, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा हुआ 1:2:3, लेकिन पेपर में उसको पता है कि ये तो आप बता ही दोगे, तो पेपर में आपको ना ऐसे 4 ऑप्शंस देगा, तो इसको बहुत ध्यान से आपको अपने नोट्स में लिख लेना है और जहन में बसा लेना है। क्या है बेटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3, ये रेशियो है, और यहाँ पे रिलेशन है, ये रिलेशन नहीं, दिस इज नथिंग बट रेशियो, और ये रिलेशन है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। पेपर में इस तरीके की चीजों में बच्चा गड़बड़ करता ही है। ठीक है, इसको देख लो, अल्फा बीटा गामा कैसे डिफाइन है वो मैंने यहाँ पे डब्बे में बंद कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। ये भी हो गया, आ जाओ भाई। अब एक सवाल जो ऑलरेडी नीट में पूछ चुका है और कभी भी पूछ सकता है, उसका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। वैसे तो थर्मल एक्सपेंशन पे बहुत बेसिक सवाल बनते हैं, बहुत घिसे पिटे और बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थर्मल एक्सपेंशन पे 2024 में सवाल आया था थर्मल एक्सपेंशन से। ठीक है, 2024 लेटेस्ट। जी हाँ, अगला वॉट एवर बी द, अभी वही चल रहा है, जैसे ये चेंज होगा ना थर्मल एक्सपेंशन से हम कुछ और करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कैलोरीमेट्री आएगा। वॉट एवर बी द चेंज इन टेम्परेचर इफ द डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। मान लीजिए बेटा हमारे पास 2 रॉड्स है, एक का लेंथ है L1, एक का लेंथ है L2, एक का कोफिशिएंट है अल्फा 1, एक का कोफिशिएंट है अल्फा 2, और इनमें कुछ लेंथ में लंबाई है डेल्टा L। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों रॉड्स के लेंथ में जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहे, यानी टेम्परेचर कितना भी हो, टेम्परेचर कितना भी हो, लेंथ का डिफरेंस हमेशा डेल्टा L रहे। जैसे मान लो टेम्परेचर चेंज कर दिया मैंने डेल्टा थीटा से या डेल्टा टी से, लेंथ हो गई L1 डैश, लेंथ हो गई L2 डैश, अभी भी जो लेंथ डिफरेंस है वो डेल्टा L ही रहे। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, एंड दैट इज L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। अब आपको ये याद है तो पेपर में आपसे L1 बाय L2 का रेशियो पूछ लेगा, L1 बाय L2 का रेशियो गया अल्फा 2 बाय अल्फा 1। आप समझना, आपको ये याद है तो आप किसी भी तरीके का ऑप्शन झेल जाओगे। L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, डन हो गया। हाँ सर, आगे है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक याद है? अरे पेंडुलम क्लॉक मतलब पेंडुलम की सहायता से हम मान लो समय क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, T इक्वल्स टू 2.√L/G होता है। हाँ सर, ये T टेम्परेचर नहीं, ये T टाइम है। ये T क्या है बेटा,
टाइम है। अब आप मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे लिखा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तापमान बढ़ गया तो लंबाई बढ़ गई पेंडुलम की, लंबाई बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया। मतलब जो काम वो पहले, मान लो लेट सपोज पहले उसका टाइम पीरियड जाना आना 2 सेकंड था टाइम पीरियड, अब 2 सेकंड से ज्यादा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि टाइम पीरियड इंक्रीजेस, क्लॉक रन स्लो, वो स्लो हो गया, मंद हो गया, स्लो हो गया, क्लॉक रन स्लो। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले उसका टाइम पीरियड तो बढ़ गया ना, तो स्लो कैसे हो गया? अबे जो काम वो 2 सेकंड में कर रहा था वो 2 सेकंड से ज्यादा में कर रहा है, तो स्लो हो गया ना भाई। ऐसे याद रखना, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, तापमान घट गया तो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बात तो ये, तापमान बढ़ने पर लेंथ बढ़ा, तापमान घटने पर लेंथ कम हुआ, टाइम पीरियड कम हुआ। पहले वो अपनी वापस जगह पे आ जा रहा था 2 सेकंड में, अब 2 से कम में आ जाएगा, खटखट मान लो 1 सेकंड में आ गया। तो जो काम वो पहले 2 सेकंड में कर रहा था अब वो 1 सेकंड में कर रहा है। टाइम पीरियड कम हुआ है लेकिन हो तो फास्ट गया ना, वो तो फास्ट गया, तो क्लॉक रन्स फास्ट। समझना आप मेरी बात, ठीक है। तो लॉस ऑफ टाइम, यहां पे हम बोलेंगे क्लॉक रन स्लो, तो यहां पे हम बोल देंगे लॉस ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब पूछेगा पेपर में, इस केस में लॉस ऑफ टाइम पूछेगा, और इस केस में जब वो फास्ट रन करेगा, अभी स्लो रन कर रहा है तभी तो हम बोलेंगे लॉस हो गया, स्लो हो गया ना। और फास्ट रन कर रहा है तो हम बोलेंगे टाइम गेन कर लिया। ये मैं आपको बता दूं, है ना, लॉस ऑफ टाइम, गेन ऑफ टाइम। अच्छा, अब पूछेगा कि कितना लॉस ऑफ टाइम हो गया या गेन ऑफ टाइम हो गया, तो लॉस ऑफ टाइम या गेन ऑफ टाइम फॉर्मूला एक ही आएगा, इन एनी गिवन टाइम इंटरवल टी। मान लो आपको बोल दिया कि स्मॉल टी टाइम इंटरवल में कितना टाइम उसने गेन कर लिया यूज या लूज कर दिया, तो लॉस ऑफ टाइम या गेन ऑफ टाइम में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप तापमान बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। हाफ अल्फा डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर, कितनी देर में, टाइम टी इंटरवल में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, इसने बोल दिया टाइम लॉस्ट बाय क्लॉक इन 1 डे या टाइम गेन्ड। लॉस्ट और गेन तो खेल उसका है ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लॉस हो रहा है टाइम का, टेम्परेचर घट रहा है तो गेन हो रहा है टाइम का। तो एक दिन में कितना टाइम लूज करेगा या गेन करेगा, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सेम फॉर्मूले में टाइम इंटरवल हम एक दिन का रख देंगे। एक दिन का मतलब एक दिन में कितने सेकंड हो गए, 86,400, 86,400। एक घंटे में सेकंड होते हैं 3600, तो 24 में कितने हो गए 86,400, 86,400 बाई 2 हो गया 43200 इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। मैंने सारी चीजें, मैं बोलता हूं ना कि मैं एक भी एक पॉइंट जो कि पूछ चुका है, पूछ रहा है, पूछ सकता है, सारे पॉइंट में कवर करने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी। वैसे मिस होता नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें बहुत समय लगाता हूं, इस पीपीटी को बनाने में ना, मतलब इसको पढ़ाने में इतना समय और दिमाग नहीं लगता होगा जितना इस पीपीटी को बनाने में लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कंसाइज इकट्ठा करना। बच्चे बोलते हैं फॉर्मूला शीट, यही फॉर्मूला शीट, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे गए। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। और खाली ऐसे नहीं कि फॉर्मूले लिखे, कंसेप्ट भी है, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। जैसे यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट तो दिख रहा है, क्योंकि नीट में जरूरी थोड़ी है। मान लो 50 में से 30 सवाल मोटा मोटी ऑन एन एवरेज, आप एक एवरेज निकालो, तो मान लो 50 में से 30 सवाल फॉर्मूला बेस्ड है, बचे हुए तो कुछ ना कुछ सवाल तो, कई सवाल तो कंसेप्ट बेस्ड होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे बताओ, है ना। बायोमेट्रिक स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप्स हैं, मान लीजिए आपने इनको वेल्ड कर दिया, और इनके अल्फा अलग अलग है, कॉपर एक आयरन है, और आपने इनको वेल्ड कर दिया या रिवेट कर दिया, ड्रिल करके आपने नट बोल्ट से ज्वाइन कर दिया है, और अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो एकदम ऐसे तड़प से जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसकी देखो, जिसका अल्फा जितना ज्यादा, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाने पर उतना ज्यादा फैलेगा। मतलब अल्फा ज्यादा तो लेंथ ज्यादा फैलेगी, बीटा ज्यादा तो एरिया ज्यादा फैलेगा, गामा ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा फैलेगी। अब हुआ क्या कि कॉपर का अल्फा ज्यादा है आयरन के अल्फा से, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो कॉपर इस पे हावी हो जाएगा और कॉन्वेक्स साइड पे आ जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स साइड की लेंथ एज कंपेयर टू कॉन्केव साइड ज्यादा है। तो कॉन्वेक्स साइड कौन आएगा? जिसका अल्फा ज्यादा है, क्योंकि जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी तड़प भी ज्यादा होगी लेंथ अपनी एक्सटेंड करने की, एक्सपेंड करने की। आप समझो मेरी बात, ठीक है। तो सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन चेंज इन लेंथ ऑफ फेरस यानी कि आयरन। ठीक है, स्ट्रिप विद हायर वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी ऑन कॉन्वेक्स साइड। तो किस प्रकार का सवाल बन सकता है? आपको ये डायग्राम दे दिया, ये डायग्राम दे दिया, और पूछेगा किसका अल्फा ज्यादा है, किसकी लेंथ ज्यादा हुई, पहले तो इनिशियल लेंथ दोनों की सेम थी, कॉन्वेक्स साइड के ऊपर वाले की, तो उसका अल्फा ज्यादा होगा। इस तरीके के सवाल पूछ सकता है। हम कोई भी
कसर नहीं छोड़ेंगे कि वो भाई मतलब हमको ऐसा सवाल दे दे जो हमने ना देखा हो। ठीक है ना बेटा, मतलब नीट में भी अगर ऐसा सवाल आ जाए जो हमने ना देखा हो, फिर पढ़ाई का क्या ही फायदा। मतलब एक बार को मैं बात करूं जेई एडवांस की, तो चलो ठीक है, वो तो फेमस ही इस चीज के लिए कि भाई उसमें तो जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता होगा, वही पढ़ेगा उसमें। लेकिन हम एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं। इवन अब तो मेंस और नीट का भी जो लेवल है वो मोर और लेस सेम हो गया है। अपने किसी जेई वाले दोस्त से आप पूछना, या जेई मेंस के भी आप उठा के सवाल देख लेना, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, तो हम ही कर ले। मैं जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा। जेई एडवांस में भी आसान सवाल आते हैं, बट वहां पे आप देखो कि वहां पे फुल में से फुल स्कोर नहीं होता। मतलब आज तक फुल में से फुल स्कोर हुआ नहीं है जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं। ठीक है, और मेंस और नीट में तो अब आम बात हो गई है। खैर चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। एक्सपेंशन ऑफ कैविटी कभी कभी बेवकूफ बना देता है, कभी कभी बेवकूफ बना देता है। क्या कि यार एक शीट दे दी, उसमें होल है और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो होल का एरिया बढ़ेगा घटेगा। शीट के अंदर होल हो, एक होल हो, 100 होल हो, 200 होल हो, एक 3D बॉडी के अंदर कैविटी हो, एक कैविटी हो चाहे 150 कैविटी हो, तापमान बढ़ेगा, शीट का एरिया बढ़ेगा, हर होल का एरिया बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, 3D बॉडी का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके अंदर हर एक प्रेजेंट मौजूद कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। आंख बंद करके एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज लगा के आ जाना, कभी गलती नहीं होगी। वो बेवकूफ बनाता है। एरिया ऑफ होल इंक्रीजेस, बॉडी एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ होल। होल का शेप और साइज क्या है, डजंट मैटर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, शीट का एरिया बढ़ रहा है, होल का एरिया बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 3D बॉडी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और उसके अंदर मौजूद कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, ओके सर। एरर इन स्केल रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। मेरे को एक बात बताना, अगर मेरे पास लोहे का स्केल है, प्लास्टिक का नहीं, लोहे का, लोहे को ज्यादा फर्क पड़ता है तापमान बढ़ाने घटाने से, तो अगर मान लो उसकी जो सही रीडिंग आती है वो थीटा पे आती है, टेम्परेचर पे, और मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, थीटा डैश कर दिया, तो होगा क्या कि जो स्केल की रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से कम दिखाएगा। और अगर मैंने मान लो सही रीडिंग मुझे थीटा में मिलती है, तापमान घटा दिया, थीटा डैश कर दिया, तो स्केल की रीडिंग मुझे ट्रू रीडिंग से ज्यादा दिखाएगा। के बारे में ध्यान रखें। ट्रू वैल्यू स्केल रीडिंग इनटू ट्रू वैल्यू और स्केल। ट्रू वैल्यू मतलब मान लो कोई चीज 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो 4 नॉर्मल टेम्परेचर पे 4 सेंटीमीटर लंबी है। अब भाई अगर मैं तापमान बढ़ा दूं घटा दूं और उसके बाजू में स्केल रख दूं, मैं ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट की लेंथ मैं मान रहा हूं उतनी है, स्केल बड़ा छोटा हो रहा है, स्केल बड़ा छोटा हो रहा है, आप समझो। क्योंकि मैं तो वही मानूंगा ना, जैसे मान लो इस तरीके से इसकी कुछ लेंथ दिखा रहा है, कितनी इसकी सेंटीमीटर दिखा रहा है, इसकी लेंथ दिखा रहा है 15 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दिखा रहा है 15 सेंटीमीटर। अब मान लो ये तो चलो प्लास्टिक का है और ये लोहे का, ये प्लास्टिक का, इसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये स्केल बड़ा छोटा हो गया तापमान बढ़ाने घटाने से, तो मैं तो उसी पे भरोसा करूंगा ना जो मुझे स्केल दिखा रहा होगा। तो इसलिए समझो कि थीटा टेम्परेचर पे मुझे ट्रू वैल्यू मिलती है, तो तापमान बढ़ाने पर स्केल रीडिंग जो मुझे मिल रही होगी ट्रू वैल्यू से कम, और तापमान घटाने पर जो मुझे स्केल रीडिंग मिल रही होगी ट्रू वैल्यू से ज्यादा। और ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला है स्केल रीडिंग इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यानी चेंज इन टेम्परेचर। मुझे ये ट्रू रीडिंग दिखाता है थीटा पे, मुझे ट्रू रीडिंग दिखाता है थीटा पे। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इस पे आज तक सवाल आया नहीं है, बट चलिए कोई बात नहीं, एडवांस में सवाल दे देता है। चलेंगे आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, लेट्स मूव अहेड। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब देखो यार, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है और वो एक कंटेनर में रखा है, लोहे का कंटेनर और अंदर लिक्विड है। अब मैं तापमान बढ़ा रहा हूं, तो बेटा लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, दोनों एक्सपेंड करेंगे। तो हमें जो दिखाई देगा वो एक एपेरेंट एक्सपेंशन होगा लिक्विड का। एपेरेंट एक्सपेंशन क्या हो गया, एपेरेंट एक्सपेंशन हो गया लिक्विड का एक्सपेंशन माइनस वेसल का एक्सपेंशन, लिक्विड का एक्सपेंशन माइनस वेसल का एक्सपेंशन। अब मैं यहां पे गामा की बात करूं तो गामा एपेरेंट बराबर लिक्विड गामा एपेरेंट माइनस लिक्विड का गामा माइनस वेसल का गामा। अब वेसल का गामा क्या हो गया बेटा, अगर आइसोट्रोपिक मानूं तो गामा इज 3 अल्फा, यस सर, तो एपेरेंट गामा इज लिक्विड का गामा माइनस 3 अल्फा। अब यहां पे देखो 3 संभावना है, क्या लिक्विड का गामा 3 अल्फा से ज्यादा हो गया, ये अगर ज्यादा हो गया तो एपेरेंट एक्सपेंशन पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि हम बोलेंगे वाटर लेवल क्या हो जाएगा बेटा, राइज हो जाएगा। वाटर लेवल क्या हो जाएगा बेटा, राइज हो जाएगा। ठीक है, अगर गामा लिक्विड 3 अल्फा से छोटा हो गया, गामा लिक्विड 3 अल्फा से छोटा हो गया, तो हम बोलेंगे एपेरेंट एक्सपेंशन नेगेटिव आ गया, तो हम बोलेंगे वाटर लेवल क्या हो गया, ऐसा लगेगा कि वाटर लेवल लिक्विड लेवल फॉल हो गया। और अगर दोनों बराबर हो गए तो नो एपेरेंट एक्सपेंशन, एपेरेंट एक्सपेंशन का गामा हमें 0 लगेगा,
यानी हम बोलेंगे वाटर लेवल विल रिमेन सेम, ऐसा हमें लगेगा कि वाटर लेवल विल रिमेन सेम। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो भाई चलते आगे। अब यहां पे देखो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मास में मान के चलूंगा चेंज नहीं होगा, तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ सर, वॉल्यूम के साथ क्या हुआ, वी डैश फाइनल बराबर, मतलब वी फाइनल बराबर वी इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया फाइनल डेंसिटी इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी इंटू 1 माइनस गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा तापमान बढ़ने पर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी, तापमान बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, है ना। तो इस पे सवाल पूछ सकता है, डेंसिटी की बात हो गई, ठीक है सर। यहाँ पे डेल्टा थीटा का मतलब या थीटा का मतलब फिलहाल टेम्परेचर है। ओके चलो भाई आगे चलते हैं। थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड रॉड, इसी पे सवाल आया था अभी 2024 में, इसी पे तो सवाल आया था, ठीक है। तो बहुत इजी है, एकदम घिसा पिटा सवाल आता है। देखो क्या हो रहा है, यहां पे हमने एक रॉड को जस्ट फिक्स कर दिया। देखो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकना, आ गया ये रहा। मान लो हमने एक रॉड को जस्ट फिक्स कर दिया दो दीवारों के बीच में, जस्ट फिक्स हुआ है अभी ये, मतलब बिल्कुल जितना दीवारों के बीच में गैप था उतना ही रॉड की लेंथ है। अब क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये तड़प जाएगा एकदम रॉड। क्यों, क्योंकि ये एक्सपैंड होना चाहेगा, एक्सपैंड हो नहीं पाएगा क्योंकि ये दीवारों के बीच में फिक्स है। तो इसीलिए इसके अंदर एक थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा और एक थर्मल स्ट्रेन आएगा। यही यदि जैसे जमीन पे रखा होता आराम से कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, और आप टेम्परेचर बढ़ाते इसका तो आराम से एक्सपेंड कर जाता। आप समझो, तब इसके अंदर कोई थर्मल स्ट्रेस या कोई थर्मल स्ट्रेन नहीं आता। इसका मतलब आप समझे क्या, कि जब बंदिश होती है, जब बंदिश होती है तभी स्ट्रेस आता है, तभी स्ट्रेन आता है। थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं दोस्त, आप समझना। पेपर में पूछ लिया कि इट इज फ्री टू एक्सपेंड, आराम से फैल सकता है। क्या कोई थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन आएगा तापमान बढ़ाने पर? ना, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। कब आएगा, जब इस पे बंदिश लगी हुई होगी। ये क्या होगा, कंस्ट्रेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी लेंथ एल है, तापमान बढ़ा दिया, लेंथ फाइनल तो अब चेंज होने से लेंथ फाइनल लेंथ इनिशियल एक ही है। इस वजह से इसके अंदर स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया और एक फोर्स डेवलप हो गया। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया Y यानी यंग्स मॉड्यूलस इंटू अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहां पे थर्मल फोर्स क्या हो गया, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया। तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को थर्मल फोर्स भी आ जाएगा। Y यंग्स मॉड्यूलस है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज है, ए है एरिया ऑफ रॉड, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड। अच्छा यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन पूछ ले, तो थर्मल स्ट्रेन पूछ ले, वाई यहां से हटा दो, स्ट्रेन पूछ ले, थर्मल स्ट्रेन। मैं यहाँ पे लिख दूं यार, जगह नहीं है मुझे पता है, यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, जगह तो दिल में होती है। थर्मल स्ट्रेन है ना, वहां पे स्पेस नहीं। थर्मल स्ट्रेन कितना हो जाएगा बेटा इसमें, तो थर्मल स्ट्रेन में बस वाई छुपा दो, वाई छुपा दो, कितना हो गया, क्योंकि वाई क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना हो गया, वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन। तो अल्फा डेल्टा थीटा क्या है बच्चों, पेपर में पूछ सकता है, डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर, ये थर्मल स्ट्रेन है। मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, भावनाओं को समझ जाना। हाँ सर ठीक है, ये देख लो ये वाला पोर्शन। अब हमने टेम्परेचर की बात कर ली, थर्मल एक्सपेंशन की बात कर ली, अब थोड़ा कैलोरीमेट्री की तरफ चलते हैं, हीट की तरफ चलते हैं, है ना। हीट बचपन से सुन रहे हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब हीट जब भी आप सुनो ना तो हीट रुकी हुई नहीं होती, हीट मूव कर रही होती है। हीट इज ऑलवेज इन ट्रांजिशन, हीट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी है, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। है तो एनर्जी, तो यूनिट हो गई जूल एसआई की, अर्ग हो गई सीजीएस। ये रिश्ता क्या कहलाता है, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 ERG। याद करो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का अगर माइंड मैप देखा है तो भाई ने डिराइव भी करवाया है, न्यूटन से डाइन और जूल से अर्ग। ये दोनों नहीं करवाया तो इनमें से एक तो जरूर से करवाया है, मुझे ऐसा याद है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। बोलते ना कैलोरी बर्न करनी है ना, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो कैलोरी एक बड़ी यूनिट है। अच्छा ये फॉर्मूला भाई बहुत ज्यादा काम आता है दोस्तों, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हो गया हीट, ये डेल्टा क्यू है, इट इज नॉट डेल्टा थीटा। अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज को डेल्टा टी लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि वो फिर वो वैसा डेल्टा थीटा और डेल्टा क्यू एक जैसा लगेगा ना।
तो डेल्टा क्यू है ना, हीट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। तो दिस इज डेल्टा, दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज डेल्टा क्यू, एम एस डेल्टा टी। एम हो गया मास, एस हो गया स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अभी स्पेसिफिक हीट पे चर्चा करते हैं क्या है, बाकी आप ये फॉर्मूला याद रखें और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, लेट्स मूव अहेड। ठीक है भाई, आ जाओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें बेटा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी था, तो एस क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो बेसिकली यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, यूनिट, इसको मैं 1 रख दूं, इसको 1 कर दूं, तो यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट केल्विन या यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, वही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। हाँ सर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री, डिग्री या केल्विन एक ही बात है, टेम्परेचर चेंज है, सेम है। यूनिट क्या हो गया बेटा स्पेसिफिक हीट का, जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और कॉमनली जो यूज होती है न्यूमेरिकल्स में वो ये बेटा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। ठीक है सर, वैल्यूज याद रखनी बेटा आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। स्टीम की याद नहीं रखनी है, हालांकि लिखी हुई स्टीम और आइस की सेम है, बट स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काम नहीं आती, स्टीम की लेटेंट हीट कैपेसिटी काम आएगी, है। तो वाटर के लिए हो गया ये देखो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जिसको आप कन्वर्ट करोगे जूल पर किलोग्राम में तो 4200 आएगा। आइस और स्टीम के लिए सेम हो गया 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, जब आप कन्वर्ट करोगे 4200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 आएगा। अब आप मुझे बताओ कि कैलकुलेशंस में ये यूज करना ज्यादा आसान है या ये, सर ये याद रखना कौन आसान है, सर ये कैलकुलेशन में 0.5 यूज करना ज्यादा आसान है 2100, सर 0.5 याद रखना कौन सा आसान है ये, लेकिन कन्वर्जन पता होने चाहिए। लिखा है ना कॉमनली ये यूज होता है, तो कॉमनली ये वैल्यूज हम यूज करते हैं। एस ऑफ वाटर हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एस ऑफ आइस या स्टीम हो गया 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बोल लो, केल्विन बोल लो। सर यहाँ पे आपने डिग्री सेल्सियस लिखा है, पे केल्विन लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर नहीं मित्र, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। हाँ सर, अब देखो लेटेंट हीट क्या है, यहां पे अब बात करेंगे हम फेज चेंज की, और आप तो केमिस्ट्री वाले हो, और खैर आप केमिस्ट्री वाले नहीं भी हो तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, तभी तो आप माइंड मैप देखने आए हो, तो आपको बता दिया गया होगा कि फेज चेंज आइसोथर्मल होता है, क्योंकि जो हीट दी जाती है वो टेम्परेचर चेंज करने में नहीं दी जाती, इस्तेमाल नहीं होती, वो यूज होती है बॉन्ड्स ब्रेक करने में। जैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो तो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, लिक्विड से गैस जा रहा हो तो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, है ना। हाँ सर, फेज चेंज इज आइसोथर्मल, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। इसको लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू बराबर एम एल। यहां पे आप देखो डेल्टा टी नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज की बात नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि बेटा ये तो फेज चेंज है, और फेज चेंज आइसोथर्मल होता है। अच्छा सर, हमें एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और कब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एकदम आपका जो सवाल है वो जायज है, लाजमी है। भाइयों बहनों, सॉलिड से सॉलिड में ही रहे, टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया, लिक्विड से लिक्विड में रहे, गैस से गैस में रहे, मतलब फेज चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, फेज चेंज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। और ये वैल्यूज एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। देखो ना, आप यूनिट बताओ क्या होगी, जूल पर केजी या जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो यहां पे वैल्यूज मैंने लिख दिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, वेपराइजेशन है तो मतलब आप फ्यूजन के लिए सॉलिड से लिक्विड याद रखो, ठीक है। और ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये है आइस से वाटर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हर सब्सटेंस का अलग होता है, मतलब ये वाटर के लिए, वाटर का सॉलिड मतलब आइस, वाटर का गैस मतलब वेपर। ये किसके लिए बेटा, ये है वाटर से स्टीम के लिए, भाप के लिए, है ना। ये पर्टिकुलर क्योंकि वाटर के अलावा और किसी पे सवाल आता नहीं, आएगा तो खुद से वैल्यू दे देगा। एक मिनट बेटा रुकना। तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर से स्टीम, ये वैल्यूज याद रखें। अब चर्चा करते हैं बेटा हम इस ग्राफ की, ये ग्राफ भी पूछ सकता है और पूछ चुका है, आप पीवाईक्यू की किताब उठा के देखना 37 साल की। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है बेटा, देखो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो मान लीजिए कोई
आइस ही ले लो, -20 डिग्री सेल्सियस की आइस है, आप उसको हीट दे रहे हो तो तुरंत थोड़ी ही वो वाटर बन जाएगी या तुरंत थोड़ी ही वो वेपर बन जाएगी। बेटा वो -20 डिग्री सेल्सियस से समय बढ़ रहा है, समय तो बढ़ेगा ही सही, तापमान उसका क्या होता जा रहा है, तापमान भी बढ़ता जा रहा है। तो -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन गई, ये -20 डिग्री सेल्सियस की आइस से वो बन गई 0 डिग्री सेल्सियस की आइस। अब समय और बढ़ रहा है तो वो फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला हिसाब किताब। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, अब 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से फिर हीट आप दे रहे हो, लगातार हीट मिलती जा रही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। अब आप 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर दे दी, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर आप बना दी हीट देके। अब 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से वो बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम। आपको पता ना बर्फ पिघलने पर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है, और वेपर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को आप गर्म करोगे तो पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बनेगा। तो क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पेपर में एक चीज पूछेगा कि 100 पूछ सकता है, जनरल नॉलेज काइंड ऑफ है कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी खतरनाक है या 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम खतरनाक है, आपको क्लास में बताया होगा। चलो ये भी कमेंट में आप मुझे बताना, और कमेंट में आप वेट मत करना भाई, जैसे आप मेरी बात सुनो तुरंत कमेंट में टाइप कर देना कि गुरुदेव ऐसा ऐसा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, थोड़ी देर पहले भी एक सवाल पूछा था, एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर ज्यादा खतरनाक या 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए आप और फिर अपन चलेंगे आगे। अब यहां पे लिखा है वाटर इक्विवेलेंट, डेफिनेशन है देख लेते हैं। द मास ऑफ वाटर दैट विल एब्जॉर्ब और लूज द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज अ गिवन सब्सटेंस फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहां पे वाटर को और एक दूसरे सब्सटेंस को बेटा कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर फला फला सब्सटेंस है, वो किसी पर्टिकुलर चेंज इन टेम्परेचर के लिए कोई हीट ले रहा है, जैसे मान लो लकड़ी ही ले लो, पानी और लकड़ी ले लो, तो लकड़ी ले लो कि भाई लकड़ी है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है जैसे लकड़ी है, वुड है, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी हीट ले रहा है, तो पानी का कितना मास वही हीट लेगा जो लकड़ी ने ली है, और उतना ही टेम्परेचर चेंज दिखाएगा जितना लकड़ी ने दिखाया। तो यहां पे हम बोलेंगे वही हीट तो सेम ले रहे दे रहे, मतलब हीट जो सब्सटेंस ले रहा है और हीट जो वाटर ले रहा है वो तो सेम है, तो एमएस डेल्टा टेम्परेचर चेंज भी सेम है, तो एमएस डेल्टा टी फॉर वाटर एमएस डेल्टा टी फॉर सब्सटेंस बराबर हो गए। तो डेल्टा टी फॉर वाटर डेल्टा टी फॉर सब्सटेंस कट गया क्योंकि सेम है, तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ बॉडी स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, W इज वाटर, B इज बॉडी। तो ये हो गई वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। अब बेटा ये कर्व हमने पीछे भी देखा था, है ना, यहां पे देखना कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी हैं, क्या पता पूछ ले। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, ग्राफ एंड इक्वेशन। अगर हम किसी सब्सटेंस को, जैसे मान लो आइस ही ले लो, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसको हम लगातार हीट देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे, तो मान लो नेगेटिव टेम्परेचर है तो पहले 0 आएगी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से स्टीम बन जाएगा, है ना। हाँ सर, तो अब सुनना बहुत ध्यान से, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है। सर वो ग्राफ तो नीचे से शुरू होता, अरे मेरे भाई ठीक है, दोनों सही है। यहां पे मैंने इसको 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, यहां पे -20 लिया था। क्या होगा यदि मैं ओरिजिन को -20 ले लूं, तो 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल ओरिजिन को 0 लिया है, अगर मैं इसी ग्राफ में, तो पेपर में देख लेना कि ग्राफ में ओरिजिन को 0 लिया है कि नहीं लिया है। मैं ओरिजिन को -20 डिग्री सेल्सियस मान लूं, फिर ये 0 नहीं है, ये O है, मैं हटा ही देता हूं ना इसको। ये मान लो -20 डिग्री सेल्सियस ले लिया ओरिजिन को, तो ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा। सेम ग्राफ है, पहले मतलब आइस सॉलिड -20 से लेट सपोज 0, फिर फेज चेंज मेल्ट हुआ, फिर लिक्विड हीट अप हुआ, हाँ सर, फिर फेज चेंज हुआ, और फिर गैस का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग, यहां पे आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पे आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर वो गैस का तापमान बढ़ रहा है। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, सॉलिड है तो S ऑफ आइस आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, S ऑफ वाटर आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है। तो अब Q बाई T यानी हीट गिवन पर यूनिट टाइम, हीट गिवन पर यूनिट टाइम, हीट गिवन पर यूनिट टाइम। तो मान लीजिए मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं, तो हीट गिवन कितना हो गया, MS टेम्परेचर चेंज हो गया 0 से T1, MS T1, टाइम कितना लग गया T1। यहां के लिए कितना हो गया, हीट गिवन फेज चेंज हो रहा है MLF, हाँ सर, टाइम कितना हो गया T2 - T1। यहां के लिए कितना हो गया हीट गिवन MS वाटर, टेम्परेचर चेंज कितना हो गया बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया T2 - T1, टाइम कितना हो गया बेटा T3 - T2। फिर यहाँ पे क्या हो गया, फेज चेंज हो रहा है वेपराइजेशन, तो हीट गिवन कितना हो गया MLV डिवाइड बाय टाइम कितना हो गया T4 - T3। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें
पूछ सकता है, आज तक तो नहीं पूछिए, बट एटलीस्ट आप ये मेक श्योर करें कि यार ये ग्राफ में कभी भी गड़बड़ आप ना करके आए। ठीक है, हम चलते हैं फिर आगे। ठीक है सर, हम चलते हैं आगे। अब यहां पे लिखा हुआ है देखो कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, एक तो कैलोरीमीटर क्या होता है, एक डिवाइस है फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन प्रोसेस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर डिवाइस। और कैलोरीमेट्री क्या, कैलोरीमेट्री साइंस है, फिजिक्स में ही हम पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री। और जैसे बहुत सारी चीजें, ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सही बात है, मॉडर्न फिजिक्स है, वैसी कैलोरीमेट्री है कि भाई हम अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग स्पेसिफिक हीट के मिक्स कर दे रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा एक चीज और, क्लास में आपको ये भी बताया जाता है कि पानी को एज अ कूलेंट हम क्यों यूज करते हैं। गाड़ी, मेरे को एक बात बताओ, गाड़ी के इंजन में कभी कभी आपने देखा हो, आप लंबे सफर पे जा रहे हो घर वालों के साथ, तो गाड़ी के इंजन में से धुआं निकलने लगता है। डैडी गाड़ी को स्टॉप करते हैं, उतरते हैं सब लोग, फिर वो गाड़ी का हुड खोलते हैं, हम ऐसे देख रहे होते हैं। जब हम छोटे थे, अब तो हमारा वो समय आ रहा है कि भाई हम भी उनकी हेल्प करें, है ना। जब छोटे थे हम देख रहे हैं, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, वो रेडिएटर खोलते थे, ऐसे कपड़े से, बहुत गर्म होता था, उसमें पानी डाल देते थे ठंडा करने के लिए, धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि पूरा 2-3 लीटर एक साथ डाल दिया, धीरे 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 पानी डाल रहे। तो कूलेंट की तरह कभी कभी पानी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी हीट लेके भी, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका मतलब बहुत सारी हीट लेके भी उसका टेम्परेचर डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कि बहुत सारी हीट लेने के बाद भी उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ेगा। अगर कोई लिक्विड आप ऐसा कूलेंट यूज करोगे जिसका स्पेसिफिक हीट कम है, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो कूलेंट कैसा हुआ कि उसने थोड़ी सी हीट ली और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन वाटर को देखो, खूब सारी हीट लेने पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन होते हैं, उसकी आप मेरे को बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कम है, मतलब थोड़ी सी ही हीट में उसका तापमान बढ़ जाएगा। अरे आपके यहां जो बर्तन यूज होते हैं, आप क्या चाहते हो, गैस ज्यादा यूज हो या कम यूज हो? सर बर्तन यूज होते हैं खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए लगती है गैस, खाना बनाने के लिए लगता है ज्यादा टेम्परेचर, पकाने के लिए, चीजों को पकाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कम हीट देके ही बर्तन जल्दी गर्म हो जाए, ज्यादा गर्म हो जाए, तो हमारा फायदा ना, कम हीट देनी पड़ी, कम गैस लगी, ज्यादा गर्म हो गया, जल्दी खाना बन गया, खाना सही से बन गया। कम गैस देनी पड़े, खर्चा कम हो, कंजूसी पूरी, फुल ऑन कंजूसी। तो बर्तन की स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए कि थोड़ी सी हीट दी और तापमान खूब सारा बढ़ गया, है ना, सही बात है। तो बर्तन यानी यूटेंसिल्स वो प्रेफर किए जाने चाहिए, किए जाते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट कम हो। ठीक है, हाँ सर। खैर चलिए कैलोरीमेट्री पे आते हैं। अब देखो एक मस्त चीज बताता हूं, ये विजिबल है ना? हाँ विजिबल है। M1 S1 T1 M2 S2 T2। अब देखो, मान लो ये कोल्ड यानी लोअर टेम्परेचर, ये हॉट है बॉडी यानी हाई टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, इनको मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो भाई मतलब जो हमारे पास मिक्सचर बना है उसका कुछ फाइनल टेम्परेचर आएगा हमारे पास। मान लो दो बॉडीज है, ये कोल्ड है, ये हॉट है, तो कुछ फाइनल टेम्परेचर, इनको मिक्स कर दिया तो कुछ ना कुछ फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आएगा, जिसको मैंने टी मिक्स बोल दिया। तो आप देखो, ये टी कोल्ड है, ये टी कोल्ड है और ये टी हॉट है, तो इसका तो तापमान बढ़ गया और इसका तापमान घट गया। इसने हीट ले ली, इसने हीट दे दी। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल ये, हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडीज, हीट लूज ये करेगा। अरे दान कौन दे पाएगा? जो अमीर है, जो गरीब है वो कैसे दान देगा? तो अमीर दान देगा, गरीब दान लेगा। तो यहां पे अमीर और गरीब कौन है? अमीर दान दे रहा है, गरीब दान ले रहा है। ये अमीर है किस में? टेम्परेचर में अमीर है, हीट में अमीर है, टेम्परेचर में। ये गरीब है किस में? टेम्परेचर में। तो ये दान दे रहा है, ये दान ले रहा है। हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडीज, जो दान देता है, जितना दान देता है, हीट गेन्ड बाय द कूलर बॉडीज, उतना दान कूलर बॉडीज ले लेती हैं। समझ गए? हाँ सर, हाँ ओके डन। तो ये जो टी कोल्ड है ये कम है, टी मिक्स जो है इसका तापमान बढ़ गया और इसका तापमान घट गया, तो ये सबसे कम, फिर ये टी मिक्स और ये सबसे ज्यादा। तो हॉट वाले ने तो क्या किया? कॉम्प्रोमाइज किया, कम हो गया, और इसकी मजे हो गए, इसकी बल्ले बल्ले हो गई टी कोल्ड की, इसका तापमान बढ़ गया। अच्छा अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, अगर मान लो तीन बॉडीज हैं, M1 S1 टेम्परेचर T1, M2 S2 टेम्परेचर T2, M2 M मास S स्पेसिफिक टेम्परेचर T3, तो मिक्स कर दूंगा तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कितना आएगा? समेशन ऑफ MST, मस्ती, अरे मस्ती हो रही है कि नहीं? ये सर MST डिवाइड बाय समेशन MS, यानी M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस M3 S3 T3 बाय M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3, इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ सर बढ़िया एकदम। अच्छा सर दो बॉडीज हुई जैसे यहां पे है, तो कुछ नहीं, छुपा दो इनको,
ये देख लो M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 बाय M1S1 प्लस M2S2। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ सर एकदम बढ़िया है, मजेदार एकदम। हाँ गुरुजी बड़े मजेदार, वाह वाह गुरुजी बड़े मजेदार। डायरेक्ट पूछ सकता है ये, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो बाद की बात है, फॉर्मूला ही पूछ सकता है आपसे, ठीक है। हाँ सर, तो इसी बात पे फिर चलते हैं आगे। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर चलो, अब बस हम हीट ट्रांसफर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार आपको क्लास में सवाल करवाए गए होंगे आइस और वाटर मिक्सिंग वाले। मुझे पता है थोड़ा सा उनमें कष्ट होता है, लेकिन उनको सॉल्व करने में मजा बहुत आता है। तो थोड़ा सा वैसा तो कोई, वैसे तो मतलब उसका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं, लेकिन जो कंसेप्ट अगर हम इस स्लाइड पे उतार पाए तो क्या कंसेप्ट है देखो, आइस वाटर सिस्टम मिक्सिंग वाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी या कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स तो देखो हर सवाल में कॉमन होते हैं। जैसे मान के चलना हमारे पास M1 ग्राम आइस है -θ1 डिग्री सेल्सियस पर या -T1 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। उसको मिक्स कर दिया M2 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, M2 ग्राम वाटर, जिसका तापमान कितना है बेटा, माइनस नहीं है, यहां पे मैंने गलती से लिख दिया, वाटर का तापमान है θ2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो मैं एक बार, मतलब आप कोई भी स्टेप कैसे भी कर लो, सबसे पहले तो आप एक काम करो कि भाई वाटर हीट देगा और आइस हीट लेगा। मान लीजिए गर्मियों के दिन है, अब भाई सर्दियों के दिन हो तो मैं हीटर पानी को उस पे गैस पे गर्म कर लूं, कि गीजर चला लूं, कि रॉड लगा के पानी गर्म कर लूं, लेकिन गर्मियों के दिन है, पानी ठंडा कैसे करूं? फ्रिज में रखूंगा या फिर बेटर है ना कि बर्फ डाल दूंगा पानी के अंदर। बर्फ थी ठंडी और पानी था गर्म, तो गर्म चीज ने हीट दे दी, वाटर ने हीट दे दी और आइस ने हीट ले ली, तो आइस पिघल गई। और टेम्परेचर देखो, पानी का टेम्परेचर टी हॉट, बर्फ का टेम्परेचर टी कोल्ड, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसने कॉम्प्रोमाइज किया, इसको तो मजे हो गए। तो टी मिक्स जो होगा वो टी कोल्ड से ज्यादा होगा, लेकिन टी हॉट से कम होगा, तो नहाने लायक पानी हो जाएगा। फिजिक्स हर चीज में है मित्र, लव इट और hate it but you cannot ignore it, love physics और hate physics but you cannot ignore physics, क्योंकि फिजिक्स हर जगह है। कन्वर्ट टू, अब आप बोलोगे शरीर में कौन सी फिजिक्स है, सोच के देखना, शरीर में भी फिजिक्स ही फिजिक्स है। हम चल पा रहे हैं, हड्डियां मूव कर पा रही हैं, यहाँ पे लीगामेंट है, आप देखो ना, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर से पंप कर रहा है, हर चीज में है ना फिजिक्स बेटा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलिए कन्वर्ट 0 डिग्री, यहाँ पे एक सेकंड, ये आएगा आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ये रहा। कन्वर्ट θ2 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। वाटर हीट देने का काम कर सकता है, कितना हीट दे सकता है? वाटर θ2 डिग्री सेल्सियस से 0 पे आ सकता है, तो वो हीट इतना दे देगा। वाटर का मास कितना है? M2 एस वाटर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? θ2 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ गया, तो θ2 हो गया। ये उसने हीट दे दी, ये हीट गिवन है। और आइस को हीट चाहिए कितनी होगी? पहले आइस आएगी -1 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो ms डेल्टा टी लगाओगे आइस के लिए। फिर आइस पिघलेगी, उसमें हीट चाहिए होगी, अरे फिर हीट तो चाहिए होगी ना आइस का तापमान बढ़ाने के लिए, आइस को मेल्ट करने के लिए, तो आइस मेल्ट होगी M1LF। तो बेटा आप देखो कि ये दोनों हीट रिक्वायर्ड है और ये हीट गिवन है, तो जाहिर सी बात है अब ये केस हो सकता है कि भाई हीट गिवन और हीट रिक्वायर्ड जस्ट सेम हो जाए, तो पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाएगी और टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या होगा देखो, डेल्टा Q3 यानी हीट गिवन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और लेसर देन हीट रिक्वायर्ड। इक्वल्स टू का केस आप बता दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यहां पे लिखा हुआ, इक्वल्स टू का केस आप बताओ। हीट गिवन और हीट रिक्वायर्ड बराबर हो गई, तो बर्फ बोल रहा हूं, पानी ने जितनी हीट दी और आइस ने जितनी हीट चाहिए थी पिघलने के लिए वो बराबर है, तो सब कुछ पूरा सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। फाइनली क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्लू है, पानी 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 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर दोनों चीजें बराबर हैं, यानी हीट गिवन और हीट रिक्वायर्ड। लेकिन हीट गिवन ज्यादा हीट रिक्वायर्ड से तो मजे ही मजे, और अगर हीट गिवन कम है हीट रिक्वायर्ड से, तो देखते क्या होगा। अच्छा, ये हीट गिवन ज्यादा हीट रिक्वायर्ड से, होल आइस मेल्ट्स, पूरी की पूरी, मतलब भाई जितनी रिक्वायरमेंट है बर्फ पिघलाने के लिए उससे ज्यादा अवेलेबल है, पूरी की पूरी बर्फ पिघल गई। एडिशनल हीट कितनी बची? एक्सेस हीट कितनी होगी? डेल्टा Q3 माइनस दिस। हाँ सर, ये एडिशनल हीट है। अभी एडिशनल हीट 0 डिग्री से सिस्टम को T डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगी। एडिशनल हीट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर कैन बी फाउंड फ्रॉम, ये एक्सेस हीट हो गई डेल्टा Q, कितना हो गया? टोटल मास जो बचा है, टोटल तो हमने मान लिया कि सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है ना, और वाटर बना हुआ है S वाटर इंटू फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर 0, तो हो गया T। अच्छा, ये सारी चीजें आपको तभी आप रिलेट कर पाओगे
तभी ये रिलेटेबल लगेगी जब आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपको ये सफेद अक्षर पीला अक्षर भैंस बराबर लगने वाला है। अगर आपने इस पे सवालात किए हैं तो आप मेरी बात से बोलोगे सर वाइब मैच हो गई एकदम, सर मजा आ गया, सर एकदम जो हमने क्लास में पढ़ा है ना वो एकदम रिवाइज हो गया, तभी फायदा होगा, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज मेरी हिदायत है आपको, संदेश है, मैसेज है, रिक्वेस्ट है कि पढ़ के आए चैप्टर, तभी माइंड मैप पढ़ें, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं और ये कौन ही पढ़ेगा, 10 लेक्चर है, जल्दी से 1 घंटे का माइंड मैप देख लेता हूं, तो नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है, जायज नहीं है, ठीक है। चलो, तो हीट गिवन छोटी है हीट रिक्वायर्ड से, बंगाली में आटा गीला हो गया भाई, ओनली m डैश ग्राम ऑफ आइस मेल्ट, सारी की सारी आइस मेल्ट होगी ही नहीं, क्योंकि जितनी हीट चाहिए आइस मेल्ट करने के लिए वो तो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर कुछ आइस रह जाएगी, सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं होगी, तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ कुछ ग्राम ऑफ आइस मेल्ट होगा, कितना वो आप निकाल सकते हो, m डैश LF बराबर Q3। तो Q3 क्यों किया? अरे भाई ये वो हीट है जो वाटर अवेलेबल करवा सकता है, पूरी पिघलने के लिए इतनी चाहिए, तो आइस बोलेगी कि छोड़, तू रहने दे, तेरे बस का नहीं, जितना है उतना ही हीट दे दे, जितना पिघल पाऊंगी उतना पिघल जाऊंगी, तो जितनी हीट अवेलेबल होगी उससे आइस क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो m डैश LF बराबर Q3। और फाइनल टेम्परेचर ये बहुत पूछता है, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा जब आइस पूरी नहीं पिघलेगी, 0 डिग्री सेल्सियस, और जब आइस पूरी पिघल जाएगी फिर भी कुछ बर्फ बच जाएगी तो टेम्परेचर 0 से ज्यादा होगा। और बेटा अगर बराबर हो गई हीट गिवन और हीट रिक्वायर्ड बराबर हो गई तो सारी की सारी आइस पिघल जाएगी, पूरा का पूरा पानी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, और सारी की सारी आइस पिघल के 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, कोई हीट बचेगी भी नहीं, फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस होगा और पानी ही पानी होगा। ये देख लीजिए, डन हो गया, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सही हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर। तो यार बेटा टेम्परेचर की बात कर ली, कितनी सारी बातचीत हो रही है इस माइंड मैप में, आप देखो, है ना। तो टेम्परेचर की बात हो गई, थर्मल एक्सपेंशन की बात हो गई, कैलोरीमेट्री की बात हो गई, हीट की बात हो गई। अब हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। 3 तरीके होते हैं, पता होगा आपको, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन स्लो प्रोसेस है और सबसे फास्ट है रेडिएशन, आपको पता होगा। कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए होता है, मीडियम इज नेसेसरी, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड या हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हॉट एंड को मैं बोल दूंगा हायर टेम्परेचर, हाँ जी साहब, और बेटे कोल्ड एंड को बोल दूंगा बेटा लोअर टेम्परेचर, हाँ सर ठीक है, ये भी ठीक है। और सबसे फास्टेस्ट कौन है, रेडिएशन, और उसको तो मीडियम भी नहीं चाहिए होता, और तो लाइट की स्पीड से क्या होता है, रेडिएशन क्या करता है, ट्रेवल करता है। हाँ सर, सब पढ़ा हुआ होगा आपने। अच्छा ये फॉर्मूला देखो, dQ/dt, इसको हम बोलते हैं हीट करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जीज, माइनस KA डेल्टा या d(θ/dx। अब K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या खाली थर्मल कंडक्टिविटी बोल लो। A हो गया वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर माइनस क्यों है, माइनस इसलिए आया है बेटा क्योंकि आप देखो हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होता है ना। हीट ट्रांसफर किस दिशा में होती है, घटते तापमान, तो घटते तापमान की दिशा में हीट ट्रांसफर होती है, इसलिए माइनस आया है। के की यूनिट डायमेंशन कुछ भी पूछ सकता है, यहां पे यूनिट लिखी है वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या वॉट पर मीटर केल्विन। सर डिग्री सेल्सियस और केल्विन बेटा ये टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर नहीं है। ΔQ/ΔT रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट भी बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, इसको हम हीट करंट भी बोलते हैं, ठीक है सर। और इसको कभी कभी क्यू डॉट भी बोल देते हैं। क्यू डॉट मतलब ये सर, क्यू लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं बेटा, ये हो गया क्यू, अरे भैया क्यू डॉट, ठीक है ना, क्यू डॉट। ΔQ/ΔT या dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और dθ/dx क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। के किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन, के, है ना, अलग अलग मटेरियल्स का के अलग अलग, ठीक है। अब देखो कैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कंसेप्ट था V = IR, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किस वजह से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किस वजह से बेटा, सर फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और हीट करंट क्यों फ्लो करता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ सर, तो ये हो गया हीट करंट, ये हो गया हीट करंट। हीट करंट क्या हो गया, dQ/dt, दिस इज हीट करंट। मैं लिख भी देता हूं, दिस इज हीट करंट, Q डॉट बोल लो, H बोल लो या dQ/dt बोल लो। ये देखो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस।
और ये dq बाई dt क्या होता है, के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी। मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स को ना लेंथ लिख लिया, समझ गए। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हीट करंट क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं डेल्टा टी हटा दूं तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एल बाय के, थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा एल बाय के। और यहां से डेल्टा टी कितना आ गया बेटा, सर डेल्टा टी आ गया एच इंटू थर्मल रेजिस्टेंस। और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, आई आर, है ना। अच्छा, अगर आपको V बराबर आई आर नहीं आता है तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप ये पढ़ने ही वाले हैं। यस सर, बिल्कुल सर, एक सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। डेल्टा V बराबर आया और ये हीट का फॉर्मूला हो गया। कुल मिला के आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि हीट करंट हो गया चेंज इन टेम्परेचर बाय थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है L बाई के ए, जहां पे L हो गया लेंथ, A हो गया एरिया और K हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रो L बाई ए या L बाई सिग्मा ए, L हो गया लेंथ, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिग्मा हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बेसिकली यहां पे मेरा पर्पस था कि मैं कैसे तो भी आपको रिलेट करवा दूं हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट को। तो देख लीजिए ताकि हम आगे चल सके फिर, ठीक है सर। लेट्स मूव अहेड। के इक्विवेलेंट बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जा चुका है ना। देख लेते हैं यार, अपने वायरलेस माइक में बैटरी है, बिल्कुल है भाई, बैटरी है। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लीजिए हमारे पास ना बहुत सारी सीरीज ऑफ रॉड्स है, मटेरियल्स है, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम सेम ले रहे हैं, किसमें, सीरीज में, लेंथ अलग अलग ले रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग ले रहे हैं, तो उनको जोड़ के जो इक्विवेलेंट रॉड बनेगी उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कितना आएगा, के इक्विवेलेंट, वो आएगा सर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Ln, डिवाइड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि मान लो सिर्फ दो रॉड्स लिए आपने, कितनी रॉड्स लिए, सिर्फ दो रॉड्स लिए, और उनका एरिया अगर सेम हो जाए, उनका सॉरी लेंथ सेम हो जाए तो क्या होगा। देखो मान लो यहाँ पे मैं दो रॉड्स ले रहा हूं, सीरीज में जोड़ रहा हूं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम मैं मान के ही चल रहा हूं, और लेंथ भी कैसी होगी, सेम होगी, लेंथ भी कैसी होगी, सेम होगी, और ये हो गया K1, ये हो गया K2। तो सिर्फ दो वैल्यूज आप लो और आप लेंथ भी सेम कर दो, तो ऊपर आ गया 2 और आ गया 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2, 2K1 K2 ये पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है, ये आप कर भी सकते हो बेटा, सिर्फ दो वैल्यूज लेके और K1 और सॉरी L1 और L2 को बराबर करके K इक्विवेलेंट आ गया, है ना। अभी पैरेलल की भी बात करते हैं, पैरेलल में लेंथ सेम होगी, एरिया अलग अलग हो सकते हैं। K इक्विवेलेंट हो गया K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस अप टू सो ऑन Kn An डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन। दो रॉड्स ले ली और एरिया सेम ले ली तो क्या हो जाएगा, 2K1, आप समझा ना, एरिया अगर सेम हो गया तो A बाहर कॉमन निकालिए और नीचे A प्लस A2 है, तो K1 प्लस K2 बाय 2 करके देख लेना, क्लास में करवाया होगा। अगर सिर्फ दो रॉड्स लूं तो आंसर आएगा K इक्विवेलेंट का, दो रॉड्स लूं तो आंसर आएगा K1 प्लस K2 बाय 2। दो रॉड्स लिए बेटा, है ना, लेंथ सेम लेनी ही पड़ेगी आपको, किसमें, पैरेलल में, और एरिया भी आपने सेम ले लिया, एरिया सेम ले लिया, ये हो गया K1, ये हो गया K2, है ना। हाँ सर, तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है यार, पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है। और ये आया कैसे होगा, एक मिनट भाई सर, ये आया होगा उसी पीछे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उससे, ठीक है बॉस। 12 रुपए में आपका सॉस। चलते हैं आगे। एक मिनट, ये देख लो, आराम से स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, ठीक है, चलो आगे, छाप रहे हो तो छाप लो। हाँ सर, ये डायरेक्ट उसी से आ गया, सिर्फ दो रॉड्स की अगर अपन बात करेंगे तो। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, ये जो लोग ड्रॉप लिए होंगे, जो जैसे 11th के जो होंगे, वो तो 12th का भी ये चैप्टर पढ़े नहीं होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जो 12th वाले होंगे जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है वो इस चैप्टर को रिवाइज करे होंगे, या जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया वो इसको रिवाइज करे होंगे, तो उनको मालूम होगा। और हाँ सर, ऐसा भी एक सवाल आता है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल V1 V2 V3 R1 R2 R3, यहाँ पे पोटेंशियल। हाँ, 11th वाले इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे तो कोई टेंशन भी नहीं है, उन्हें रिलेट करने की अभी कोई जरूरत भी नहीं है। जब वो 12th में आएंगे तब उनको अपने आप रिलेट करवा दिया जाएगा। खैर, मान लीजिए यहाँ पे रॉड्स हैं, L1 K1 A1 L2 K2 A2 L3 K3 A3 इस अंदाज में जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ Y जैसा बन रहा है। इस एंड का टेम्परेचर T1, इस एंड का टेम्परेचर T2, इस एंड का टेम्परेचर T3, इस रॉड की लेंथ L1, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और थर्मल कंडक्टिविटी K1। वैसे यहाँ पे L2 K2 A2 L3 K3 A3, ये जो जंक्शन है यहाँ पे TJ, J क्या है बेटा, यहाँ पे ये जंक्शन है, जंक्शन का टेम्परेचर पूछेगा तो T1 बाय R1 प्लस T2 बाय 2 प्लस T3 बाय 3 बाय 1 बाय
R1 + 1/2 + 1/3। R क्या है, वेयर R इज थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। किसी भी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, L/KA। तो R1 कितना हो गया, जाहिर सी बात है सर, R1 कितना हो गया सर, ये हो गया L1/K1A1। R2 कितना हो गया, L/K L2/K2A2। और सर R3 कितना हो गया, L3/K3A3, है ना। थर्मल रेजिस्टेंस L/K होता है। इसको आप देख लो, ये हमने बेसिकली अब यहाँ पे आप देखो थर्मल रेजिस्टेंस निकाला था कंपेयर करके L/KA, यहां से, है ना, इन दोनों को कंपेयर करके L/KA, ठीक है। चलो तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, एक सेकेंड भैया जी, ये देख लो भाई, डन, है ना। कंटिन्यू करते हैं बेटा हीट ट्रांसफर के सफर को। और अब कंडक्शन के बाद हम आ गए कन्वेक्शन। कंडक्शन एक स्लो प्रोसेस है ना। अच्छा, कंडक्शन में पेपर में पूछेगा क्या सच में एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है? नहीं, पार्टिकल जैसे मान लो ये रॉड है, या एक काम करो ना, जैसे गर्मा गर्म मैगी खाते हैं या गर्मा गर्म सूप पीते हैं और गलती से हमने स्टील की चम्मच यूज कर ली, प्लास्टिक की करें तो अलग बात है, स्टील की यूज कर ली, तो गर्मा गर्म मैगी जब हम खाने तो हमको चम्मच गर्म लगने लगती है उस एंड से जहां से हमने पकड़ा है। या गर्म दूध में मान लो बॉर्मिटा मिक्स करना है, या गर्म दूध में हल्दी मिक्स करनी है हमको, गर्म दूध में स्टील का चम्मच यूज कर रहे हैं, चम्मच गर्म हो जाती है ना, क्योंकि हीट ट्रेवल कर गई। मान लो ये गर्म चम्मच है, ये हॉट एंड है, कोल्ड एंड है, तो यहां से हीट ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इस चम्मच का एक अंदर का पार्टिकल यहां से हीट लेके जाएगा, इधर छोड़ के जाएगा, फिर बोलते अभी वापस से हीट लेके आता हूं, फिर जाएगा, फिर हीट लेके आएगा, ऐसा हम माली मजदूरी टाइप करेगा कि रुको रुको फिर से हीट लेके आता हूं, ऐसे नहीं होता। सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करेंगे। जैसे साउंड प्रोपेगेट करती है ना, वैसे कंडक्शन में हीट प्रोपेगेट करती है, ठीक है। चलो कन्वेक्शन की बात करें तो जी हाँ, इसको भी मीडियम चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स का वाकई में मूवमेंट होता है। अनलाइक कंडक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, यहां पे होता है। अकर्स नेचुरली और फोर्स्ड, या तो ये नेचुरली अकर करेगी या फिर ये फोर्स कन्वेक्शन होगा, है ना। फोर्स कन्वेक्शन मतलब आप जबरदस्ती कन्वेक्शन करवा रहे हो, है ना। समझ में आ गई बात? यस सर। नेचुरल कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। पेपर में पूछ लेगा कि ग्रेविटी की जरूरत है किसको, कन्वेक्शन। एग्जाम्पल से कुछ एप्लीकेशन है, ये पेपर में नहीं पूछता, एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। सी ब्रीज हो गया विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे टाइम, लैंड ब्रीज हो गया विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। ये सब किस वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से होता है। तो कन्वेक्शन तो इतना सही है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। कन्वेक्शन से रिलेटेड कुछ ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं रेडिएशन। अब जो बचा है ना बेटा जी, वो रेडिएशन ही रेडिएशन बचा हुआ है, ठीक है। तो रेडिएशन में देखना, मेरी बात सुनना, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बहुत बेसिक सा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है ना, और आप उसको क्या दे रहे हो बेटा जी, हीट दे रहे हो। आप उसको ना हीट दे रहे हो, लेट सपोज आप उसको क्यू हीट दे रहे हो टोटल। उसमें से उसने क्या किया, कुछ हीट क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया क्यू आर, कुछ हीट उसने ट्रांसमिट कर दिया अपने थ्रू क्यू टी, और कुछ हीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया क्यू ए। हीट आया, कुछ हिस्सा उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर दिया। तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो गई, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट। रिफ्लेक्टिव पावर क्या हो गई, आर, इसको रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इसको एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव पावर हो गई कितनी, जितनी हीट इसने रिफ्लेक्ट करी डिवाइड बाय टोटल हीट जो इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। ट्रांसमिटिव पावर टी या ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट क्यू टी बाय क्यू, यानी कि जितनी हीट इसने ट्रांसमिट कर दी डिवाइडेड बाय जितनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट। अच्छा, पेपर में पूछ लिया इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका एनर्जी बाय एनर्जी, प्योर रेशियो है, ना कोई यूनिट ना कोई डायमेंशन, ये देख लीजिए। अच्छा, जाहिर सी बात है, एक चीज और यहां पे हम बोल सकते हैं कि क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, तीनों का सम किसके बराबर होगा, क्यू, क्योंकि भाई ये टोटल हीट है। अब इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसमिट हो रहा है ना। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दूं तो QA बाय Q, चलो एक काम करते हैं ना, जगह तो दिल में होती मुझे पता है, लेकिन इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाए। एक चीज बताता हूं, अच्छा इन तीनों का सम तो Q के बराबर होगा। एक चीज और बताता हूं, पूछ सकता है, ये देख लो, ये हो गया रेडिएशन। आगे चलते बेटा, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे सुनना, QA प्लस QR प्लस QT बराबर Q से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, QA बाय Q प्लस QR बाय Q, हाँ सर, है ना, प्लस QT बाय Q बराबर Q बाय Q, ये तो हो गया 1,
दोनों तरफ क्यू से डिवाइड, ये कितना हो गया क्यू ए बाय क्यू ओ ए, ये क्यू आर बाय क्यू आर, क्यू टी बाय क्यू टी, ए प्लस आर प्लस टी कितना हो गया 1। तो पेपर में ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ऐसी बेसिक सी चीजें जरूर से पूछी जा सकती हैं। ठीक है बेटा, ये देख लो। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना था, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इधर चलते अपन आगे, ठीक है, लेट्स मूव अहेड बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यहां पे हम प्रीवॉस्ट थ्योरी की। बहुत बेसिक है कि भाई वो कहता है कि हर बॉडी हर तापमान पे कुछ ना कुछ क्या करता है, रेडिएट करता ही है एनर्जी। एवरी बॉडी रेडिएट सम रेडिएशन एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स। ये प्रीवॉस्ट थ्योरी है, ये प्रीवॉस्ट थ्योरी है। इसमें ऐसा भी आप बोल सकते हो कि भाई अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, देखो होता क्या है कि हर समय कोई भी बॉडी एमिट भी कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रही है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो बॉडी क्या करेगी, एमिट ज्यादा करेगी और एब्जॉर्ब कम करेगी, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का ज्यादा है, तो बॉडी एमिट भी कर रही है और एब्जॉर्ब भी करती है। इस केस में एमिट कम करेगी, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ये आपको डिटेल में पूरा क्लास में पढ़ाया जाता है। प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, बेसिकली इसका पूरा नाम है प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, है ना। हाँ सर, ठीक है। इसके बाद एमिसिविटी आ गया, स्मॉल ई। पेपर में सबसे पहले पूछेगा कि यार ये इसका यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ नंबर, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, प्योर रेशियो। एनर्जी रेडिएटेड बाय जनरल बॉडी, एक सिंपल बॉडी, एंड एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी आपको बताया गया होगा कि जो मोस्ट ऑफ दी, जो उसके ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हीट एनर्जी है या इंसिडेंट एनर्जी है, वो पूरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो होगी जो उसका पूरा का पूरा क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी, है ना। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ ई 0 से 1 के बीच में होती है। अगर ई 0 है तो बॉडी रेडिएट्स नो एनर्जी, एंड ई बराबर 1 है तो बॉडी इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बाकी जो यूजुअली जो वैल्यू होती है नेचुरली वो 0 से 1 के बीच में होती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती है बेटा, ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉ की। तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आपको पता होगा गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स ऑल्सो, मैं यहां पे लिख देता हूं। वो इसका, ये मान लो इसका सार है, अभी इसको भी पढ़ते हैं। गुड एमिटर या गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ठीक है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ये पढ़ाया होगा आपको क्लास में। हाँ सर, गुड एमिटर्स, वो स्पेलिंग देख लेना यार एमिटर्स की, ठीक है, कोई बात नहीं। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देखना बेटा इसका। सर इसका स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ एमिसिव पावर। अच्छा, एमिसिव पावर क्या होती है, एमिसिव पावर होती है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्शन पावर इज सेम फॉर ऑल सरफेसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। तो ये बोल रहा है कि किसी भी बॉडी के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो मैं दो बॉडीज लू और सेम टेम्परेचर ले लू, तो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो बॉडी 1 के लिए और एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो बॉडी 2 के लिए इक्वल होगा। और वो किसके बराबर होगा, उसी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होगा। और यहां से हम कंक्लूड करते हैं क्या कि यार ये देखो ना, ये फिक्स है, मतलब ये कांस्टेंट है, ई बाय ए कांस्टेंट है, ई बाय ए कांस्टेंट है। हाँ सर, तो हम यहां पे बोलते हैं कि ए उधर चला जाएगा, ए उधर चला जाएगा, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर है, या जो अच्छा एमिटर है वो अच्छा एब्जॉर्बर भी है, एंड वाइस वर्सा। तो देख लीजिए, चलते हैं फिर आगे। ठीक है साहब, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं बेटा स्टीफन्स लॉ की, बात करते हैं जिसपे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये कहता है कि एमिसिव पावर, इसको यहां पे बोला गया एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर यानी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां पे लिख भी देता हूं कि एमिसिव पावर क्या होती है। एमिसिव पावर, जिसको हम ई से भी, कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एमिसिव पावर ई, ये होता है बेटा एनर्जी रेडिएटेड। ई एनर्जी नहीं है, ई एमिसिव पावर है, एनर्जी रेडिएटेड, है ना, पर यूनिट एरिया पर। तो आप इससे आके यूनिट डायमेंशन सब निकाल सकते हो एमिसिव पावर का। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट
टाइम। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है एमिसिव पावर की, और एमिसिव पावर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, चलो भाई, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली, यहाँ पे पहले ब्लैक बॉडी की बात हो रही, फिर बाद में जनरल बॉडी की बात हो जाती है। फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन वाला टेम्परेचर। तो एमिसिव पावर है ना, एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, फिर वो कांस्टेंट आ गया यहाँ पे अपने पास, है ना। एमिसिव पावर इज, एक सेकेंड, एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी ठीक करके देता हूं, एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, स्टीफन्स कांस्टेंट। अब भैया जी स्टीफन्स ने लॉ दिया है तो कांस्टेंट का नाम भी स्टीफन अपने ही नाम पे रखेंगे कि अपने बाबू सोना के नाम पे रख देंगे, क्योंकि बाबू सोना टेम्परेरी है लेकिन खुद का नाम तो परमानेंट है, सही बात है। तो भाई आप देखो, जो भी कोई लॉ देता था फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट, तो वो कांस्टेंट अपने नाम पे ही रखा करते थे, है ना। हाँ सर, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा सिग्मा। अब बेटा एनर्जी नहीं, ये एमिसिव पावर है। एमिसिव पावर होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया इधर चला गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया सिग्मा, क्योंकि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम ये हो गया सिग्मा, और ये हो गया हमारे पास, ए हो गया सरफेस एरिया बॉडी का, और ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। सिग्मा स्टीफन्स लॉ है, सॉरी स्टीफन्स कांस्टेंट है यहाँ पे, इसकी वैल्यू और हमने यूनिट सब लिखी हुई है, डायमेंशन लिखा है, स्टीफन्स कांस्टेंट। और बेटा जी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या, रेडियंट पावर। अच्छा, रेडियंट पावर है वो क्या, बेसिकली एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। वैल्यू ऑफ सिग्मा हो गया, देखो कितना आसान है याद रखना, 5 6 7 8, 5.67 × 10 की पावर -8। यूनिट वगैरह आप आराम से निकाल सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। और यहां पे आप इजीली क्या निकाल सकते हो, इसका डायमेंशन भी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ सर, सर ये तो ही ब्लैक बॉडी की बात। अगर हम ऑर्डिनरी बॉडी या जनरल बॉडी की बात करें तो बस यहाँ पे ई नहीं था, यहाँ पे एमिसिविटी आ गया। ये कौन है, एमिसिव पावर, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एरिया उधर चला गया, टाइम इधर ही, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ई यानी एमिसिविटी, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कोई ब्लैक बॉडी आएगी तो ई की वैल्यू 1 रख देंगे, सिंपल है। ये हो गया एमिसिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग। मान लीजिए सराउंडिंग की भी बात हो रही है तो भाई बॉडी आदान प्रदान करेगी, हीट देगी भी और हीट लेगी भी, एमिट भी करेगी, एब्जॉर्ब भी करेगी। तो यहाँ पे टी की पावर 4 था, अब हो गया टी की पावर 4 माइनस सराउंडिंग की टेम्परेचर का पावर 4। टी माइनस टी नॉट की पावर 4 नहीं है, टी की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। और वही हिसाब किताब है बेटा कि ई सिग्मा ए, है ना, ई यहाँ पे ई और लगा देता हूं मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे ई और लगा देता हूं, यहाँ पे ई और लगा देता हूं, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर, ये हो जाएगा, ठीक है सर। टी नॉट हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो क्या क्या याद रखना है, मैं तो ये बोलूंगा सिंपल, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, वो जाहिर सी बात है आप याद रखें कि भाई स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, वो अलग चीज है। स्टीफन्स लॉ में आप याद रखें कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम हो जाएगा ई सिग्मा ए टी की पावर 4, और सराउंडिंग है तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम ई सिग्मा ए ब्रैकेट में बॉडी की टेम्परेचर पावर 4 माइनस सराउंडिंग की टेम्परेचर पावर 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर लो या बॉडी का टेम्परेचर प्लीज केल्विन में लेना, ठीक है। पूरा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया बेटा, किरचॉफ्स लॉ हो, प्रिवॉस थ्योरी हो, है स्टीफन्स लॉ हो, आगे और चीजें देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है जी साहब। ये मैंने एमिसिव पावर बता दिया। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। किसकी बात करेंगे बाबू, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। ये बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्ट, किसी भी बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग यानी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, डी टी बाई डी टी, यानी डी टेम्परेचर बाई डी टाइम, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सिस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर द सराउंडिंग, यानी कि बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग। तो माइनस डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। माइनस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि समय के साथ तापमान कम ही होना है। आप गर्म भगोनी में पानी रख के, दूध रख के सराउंडिंग में छोड़ दो, धीरे धीरे ठंडा ही होना है ना समय के साथ, तो तापमान गिरेगा ही सही। यस सर, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, माइनस इधर भेज दिया। अब सुनो, एक तो ये ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा सर, ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना, ये 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ लेता है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर समय के साथ कम होगा, ठंडा होगा, कब, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। धीरे 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 इनफाइनाइट टाइम पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉडी का, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आप
आज भगोने में पानी खौला के गर्म करके रख के छोड़ गए, कमरे में ताला मार के उस कमरे को चले गए, और आज से आप आज 1,000 लाख अरब करोड़ बार 1 लाख अरब करोड़ साल बाद वापस आए। ऑब्वियसली हम वो नहीं है ना, अमर नहीं, पर मान लो हाइपोथेटिकली 1 लाख अरब करोड़ साल बाद हम वापस आए, इनफाइनाइट टाइम बाद हम वापस आए, तो हम देखेंगे क्या भगोनी का तापमान, क्या सराउंडिंग का तापमान, भगोनी सराउंडिंग सबका तापमान सेम है, यानी कि वो जो सब्सटेंस को आप छोड़ के गए थे उसका तापमान अल्टीमेटली सराउंडिंग के तापमान के बराबर ही होगा, ठंडा होते 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 होते। ये है लॉ ऑफ कूलिंग, ये याद रखें। और एक ट्रिक याद रखें, इस पे सवाल पूछ चुका है, पूछता रहता है, टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर फाइनल डिवाइड बाय टाइम। जो इनिशियल से फाइनल तापमान गिरा है, गिराई है ऑब्वियसली, कम हुआ है, डिवाइड बाय टाइम टेकन बराबर के इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये टी नॉट है, यानी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, ठीक है ना। तो टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर, टी इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर, टी नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, के कूलिंग कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, तो यहां पे इसके लिए और इसके लिए यहां पे है ना, टी इनिशियल, टी फाइनल, और ये हो गया टाइम टेकन। ये क्या हो गया, स्मॉल टी क्या हो गया, स्मॉल टी में लिख देता हूं टाइम टेकन। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है बेटा, कि मान लो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आ गया 10 मिनट में, तो 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में आएगा, या अगले 10 मिनट में कितना तापमान गिरेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, शुरुआत में बॉडी जल्दी जल्दी ठंडी होती है, लेकिन धीरे 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 वो, मतलब शुरुआत में बहुत जल्दी रैपिडली ठंडी हो जाएगी, लेकिन बाद में उसको ठंडा होने में बहुत समय लगेगा। इस तरीके का सवाल बोल देगा पेपर में कि मान लो, सुनना, 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस गिरने में समय लगा, लेट सपोज समय लगा T1, 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस गिरने में समय लगा T2, फिर 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस गिरने में समय लगा T3। शुरुआत में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, फिर थोड़ा उसी, यानी पहले शुरुआत का 10 डिग्री सेल्सियस जल्दी गिर जाएगा, अगला 10 डिग्री सेल्सियस थोड़ा समय लगेगा, अगला 10 डिग्री सेल्सियस और समय लगेगा, यानी कि T1 से बड़ा T2 और T2 से बड़ा T3। वैसे 20 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस गिरना होगा तो और समय लेगा, T1 ग्रेटर, है ना, ये देखो, T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3। तो ये इस तरीके का सवाल पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देख लीजिए इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा, पक्की बात है यार। यहाँ पे ले लिए थे स्क्रीनशॉट, ये ले लो, कोई नहीं, तब नहीं लिया था तो आप ले लो, देख लो कि गुरुजी ये देखो, ठीक है, ये देख लो भाई, सब कुछ कवर किया अपना, आपका एकदम बढ़िया से रिवाइज करवा देंगे क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और अभी अगले आने वाले 3-4 माइंड मैप में तो अपना क्या कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा 11th। जिन भी बच्चों ने जो जो चैप्टर्स पढ़ रखे वो माइंड मैप का लुत्फ उठाएं और इससे लाभ पाएं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें बेटा, तो लैम्डा एम इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है बी, ये होता है बी का वैल्यू, बी होता है वीन्स कांस्टेंट 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। यूनिट निकाल सकते हो, ये मीटर, ये केल्विन। ये हो गया टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन केल्विन। लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम आपने पढ़ा होगा, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इन मीटर्स, वो वाली वेवलेंथ जिसपे मैक्सिमम एमिशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर ये ग्राफ, क्योंकि इस ग्राफ पे भी सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। यहां पे देखेंगे ध्यान से, एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस द वेवलेंथ एट विच द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पे जो ग्राफ है, आप थोड़ा सा मुंडी टेढ़ी करके देखेंगे तो रेडिएशन इंटेंसिटी है, और यहां पे बना हुआ है वेवलेंथ, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे बना हुआ है रेडिएशन इंटेंसिटी। मान इस प्रकार का ग्राफ आता है। अब ग्राफ में बीच में एक पीक आ रहा है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा एम, यानी वो लैम्डा जिसपे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ये लैम्डा m1 है और ये ग्राफ है T1 टेम्परेचर के लिए। अगर तापमान बढ़ा दोगे तो एक ग्राफ का पीक, थोड़ा ग्राफ ऊंचा तो हो जाएगा नो डाउट, लेकिन ग्राफ का जो पीक है थोड़ा सा, जैसे जिस वेवलेंथ के लिए स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रहा है वो थोड़ा सा, आप देखो ध्यान से, एक मिनट, वो पहले यहां था, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पीक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखो तापमान बढ़ा दिया T1 से T2, तापमान बढ़ा दिया T1 से T2, लेकिन वो वेवलेंथ जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, वो वेवलेंथ पहले थी लैम्डा m1, अब होगी लैम्डा m2, तो थोड़ा सा लैम्डा m2 कम होगी। तापमान और बढ़ा दोगे अरे तो हमें भैया 2001 में पहुंचा दिया, टाइम मशीन बना दिया भाई, 2001 बता रहा है। आप में से कई लोग तो इस धरती पे भी नहीं आए होंगे, ज्यादातर लोग ही नहीं आए होंगे,
सही बात है। चलो भाई, एक मिनट, वापस आ जा। इसका सिस्टम कभी कभी हैंग हो जाता है। देखो अगर ये सुबह से चल रहा होता है तो रात तक आते आते इसकी हालत ऐसी हो जाती है। भाई बख्श दो, ठीक है, चलो बख्श देंगे, बस इसको बख्शने का समय आ ही गया है। अगर और तापमान बढ़ा दोगे T3 तो लैम्डा M1 से लैम्डा M2, लैम्डा M2 से लैम्डा M3, तो वो वेवलेंथ और छोटी हो जाएगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मिलती है। ये हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। जाहिर सी बात है कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम कम हो जाएगा। पेपर में बी का डायमेंशन पूछ लिया, कोई भरोसा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, लैम्डा टी, सुनो मेरी बात, लैम्डा टी अगर कांस्टेंट है, लैम्डा टी अगर कांस्ट, चलो एक काम करो ना यार, जगह तो दिल में होती है, नया स्लाइड ले लो ना सर, कौन से पैसे लग रहे हैं। लैम्डा एम टी कॉन्स्टेंट है, न्यूमेरिकल कैसा आता है देखो, कॉन्स्टेंट है, तो हम बोलेंगे लैम्डा एम वन टी वन बराबर लैम्डा एम टू टी टू। सही है, हाँ सर। तो बेटा 4 में से 3 वैल्यूज देके एक वैल्यू पूछ लेगा आपसे। ठीक, ओके बॉस, चलें फिर आगे। हाँ सर, देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आ जाओ भाई, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट पे भी एक दो बार सवाल पूछ चुका है। देखना भाई, सोलर कांस्टेंट पे भी एक दो बार सवाल पूछ चुका है। क्या है सोलर कांस्टेंट? कैपिटल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? ये है द सोलर रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक सरफेस हेल्ड एट राइट एंगल टू द सन्स रेज एंड प्लेस्ड एट द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ इन दी एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। भाई देखो, ये डेफिनेशन तो बहुत भारी भरकम है, लेकिन आपको इसकी टेंशन नहीं ली, मैं आपको बताता हूं। अर्थ के पर यूनिट एरिया पे, यानी आप 1 मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर ले लो, या 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक स्क्वायर ले लो, उस एरिया पे, अर्थ के एरिया पे हर पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड में सन से कितनी एनर्जी गिर रही है, उसी को सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। यहां पे भारी भरकम डेफिनेशन है, लेकिन मैंने आपको इसका सार बतला दिया कि सन से अर्थ कितनी दूर है, आप देख लो, है ना। तो सन से जो एनर्जी गिर रही है अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकंड में, उसी को सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो सोलर कांस्टेंट है, इसका जो है ना, द सोलर कांस्टेंट एस इज टेकन फॉर अर्थ टू बी 1340 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आप देखो यूनिट से ही फील आ गई, वॉट मतलब जूल पर सेकंड। अच्छा, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, कितनी जूल एनर्जी 1 सेकंड 1 मीटर स्क्वायर में गिर रही है सन से, कहां, अर्थ पे। और एटमॉस्फेयर को हम इग्नोर कर देंगे, 1340। ये फॉर्मूला होता है बेटा सोलर कांस्टेंट का, पूछ सकता है। ये फॉर्मूला होता है सोलर कांस्टेंट का, एस बराबर सिग्मा सन का टेम्परेचर की पावर 4 सन की रेडियस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गया, किसका डिस्टेंस हो गया, सन और अर्थ का डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे हम टेम्परेचर, ये तो या तो ये पूछ सकता है, ये डेफिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। ये वैल्यू पूछ सकता है, सोलर कांस्टेंट का यूनिट पूछ सकता है, सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ सकता है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ सन। डी क्या है बेटा, डी क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना। तो टेम्परेचर मान लो निकालना है इस कैलकुलेशन से, ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, टेम्परेचर निकालना है। तो सारी चीजों को उधर भेज दो और पावर 1/4 ले लो। देखो कितना आ गया सर, ये आ गया एस इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा आर स्क्वायर, टी की पावर 4 है। हाँ सर, तो ये पावर आ गई 1/4 और बाय कैलकुलेशन ये अप्रोक्सीमेटली 5800 केल्विन के बराबर आता है बाय कैलकुलेशन, लगभग, है ना। और ये जो टेम्परेचर है सन के सरफेस का टेम्परेचर है, आप सन के कोर में जाओगे तो और तापमान बढ़ता जाएगा। ये लगभग कितना केल्विन आ जाता है बेटा, 5800 यानी 5800 केल्विन लगभग आ जाता है। ठीक है, देख लीजिए इसको, ठीक है। अच्छा, ये एस सोलर कांस्टेंट हो गया, डी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिस इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सन है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स है। रेडियस ऑफ सन, ठीक है। हालांकि डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, हाँ ये फॉर्मूला याद रखो और याद रखो लगभग 5800 केल्विन आता है। इसकी वैल्यू याद रखो, सोलर कांस्टेंट की यूनिट डायमेंशन सब याद रखो, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वाला माइंड मैप भी फिनिश होता है और मैं आपसे मिलने वाला हूं अगले माइंड मैप में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।